देर रात का समय है, आप काम से लौट रहे हैं और बस एक क्लिक पर कैब बुक कर ली, या मान लीजिए बारिश हो रही है, कुछ बनाने का मन नहीं है तो गर्मा गर्म खाना ऑर्डर कर दिया। ये सब अब हमारी जिंदगी का कितना आम हिस्सा बन गया है ना? हम ऐप खोलते हैं, बटन दबाते हैं और बस हो गया। लेकिन इस जादू के पीछे हैं असली इंसान, गिग वर्कर्स। और आज की हमारी चर्चा इन्हीं लोगों के बारे में है, वो अदृश्य शक्ति जो हमारे शहरों को चलाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इन लोगों को पार्टनर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जैसे बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर उतरकर हड़ताल कर रहे हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि भाई ये विरोधाभास क्यों हैं, उनकी असल चुनौतियां क्या हैं और ये हमारे काम के भविष्य के बारे में क्या बताता है। चलिए इस पूरी गुत्थी को खोलते हैं। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी गुत्थी है, क्योंकि गिग इकोनॉमी भारत में किसी तूफान की तरह आई है। इसे समझने के लिए पहले ये गिग वर्कर शब्द को साफ करना होगा। ये वो लोग हैं जो स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करते हैं। मतलब वो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उन्हें वो फायदे नहीं मिलते जो एक स्थायी कर्मचारी को मिलते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत बार बार करते हैं। इन वर्कर्स को प्लेटफॉर्म से जुड़ते समय एक सपना दिखाया जाता है, स्वतंत्रता का, लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी का। हाँ, कि आप अपने बॉस खुद हैं, जब चाहे काम करें, जब चाहे छुट्टी लें। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, कागज पर तो ये एक बेहतरीन सौदा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। स्रोतों के मुताबिक इस वादे के बदले में उन्हें मिलती है एक स्थायी अनिश्चितता। अनिश्चितता किस तरह की? एक ऐसा माहौल जहां कल कितनी कमाई होगी, इस हफ्ते घर का खर्च निकलेगा या नहीं, कुछ भी तय नहीं होता। एक्सपर्ट्स इस स्थिति को एक खास नाम देते हैं, वो इसे कहते हैं प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी जी, ये सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं है, ये एक लगातार अधर में लटके रहने वाली फीलिंग है जी। कि कुछ भी पक्का नहीं है। और यही एहसास उन हड़तालों की जड़ में है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मतलब ये हड़तालें कोई अचानक नहीं हुई, ये उस प्रिकैरिटी या कह लें कि स्थायी अनिश्चितता का नतीजा है जो धीरे धीरे पनप रही थी। तो जब हम इन हड़तालों के कारणों की तह में जाते हैं तो स्रोत हमें क्या बताते हैं? वो कौन सी कॉन्क्रीट चीजें थी? स्रोत बताते हैं कि ये कई छोटी छोटी चिंगारियों के इकट्ठा होने से लगी आग थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था पर ऑर्डर या पर राइड पेमेंट में लगातार गिरावट। अच्छा। एक वर्कर बताता है कि जिस डिलीवरी के लिए उसे पहले 60 रुपए मिलते थे, अब उसी के लिए कभी 30 मिलते हैं, कभी 35। आधा ही हो गया लगभग। हाँ बिल्कुल। दूसरा कारण था प्लेटफॉर्म द्वारा वसूला जाने वाला कमीशन। वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिससे वर्कर्स की कमाई और कम हो रही थी। मतलब एक तरफ तो उनकी आमदनी घट रही थी और दूसरी तरफ उनका खर्चा तो बढ़ ही रहा होगा। पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये सब तो महंगा हो ही रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तीसरा और सबसे परेशान करने वाला मुद्दा था। कंपनियां आकर्षक इंसेंटिव स्कीम्स दिखाती थीं कि दिन में इतनी राइड्स पूरी करो तो बोनस मिलेगा। हाँ, वो टारगेट बेस्ड होता है। जी, लेकिन इन स्कीम्स के नियम और शर्तें बिना किसी सूचना के बदल दिए जाते थे। आज जो टारगेट 10 राइड का है, कल वो 15 का हो जाता था और बोनस उतना का उतना ही। और सबसे बढ़कर बिना किसी ठोस वजह या सफाई का मौका दिए वर्कर्स के अकाउंट्स को सस्पेंड या ब्लॉक कर दिया जाता था। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब आपका बॉस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम है जिससे आप बात नहीं कर सकते, आप उसे समझा नहीं सकते कि आप ट्रैफिक में फंसे थे या आपकी तबीयत खराब थी। या एल्गोरिथमिक बॉस कहते हैं। अदृश्य मैनेजर। हाँ, ये एक ऐसा मैनेजर है जो सब कुछ तय करता है। आपको कौन सा काम मिलेगा, उस काम का कितना पैसा मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा या सजा, सब कुछ। लेकिन ये मैनेजर पूरी तरह से अपारदर्शी है, ओपेक है। उसके फैसले किस आधार पर होते हैं ये किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ पैसों की कटौती की बात नहीं है, ये सम्मान की भी बात है। जब आपको पता ही ना हो कि आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, तो एक बेबसी का एहसास होता है। और हड़ताल का मुख्य संदेश यही था, सुरक्षा और सम्मान के बिना दिया गया लचीलापन वो सशक्तिकरण नहीं बल्कि शोषण का एक नया तरीका है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं तो ये समस्या सिर्फ कुछ कंपनियों की बुरी नीतियों की नहीं है, ये तो इस पूरे बिजनेस मॉडल के डिजाइन में ही छुपी हुई है। ये ढांचा ही ऐसा है। समस्या है। स्रोत कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखते हैं। काम से जुड़े जितने भी जोखिम हैं, जिन्हें हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं, वो सारे के सारे वर्कर खुद उठाते हैं। जैसे कि
सोचिए, अगर डिलीवरी करते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके इलाज का खर्च, उस दौरान कमाई का नुकसान, गाड़ी की मरम्मत, ये सब उसकी अपनी जिम्मेदारी है, कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं। उन्हें कोई पेड सिक लीव या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें नहीं मिलती? ज्यादातर मामलों में नहीं। उन्हें कोई मिनिमम वेज की गारंटी नहीं मिलती, न ही ओवरटाइम का पैसा। और एक बहुत जरूरी बात जिस पर कम ध्यान दिया जाता है वो है 2 कामों के बीच इंतजार का समय। अच्छा, हाँ। एक राइड पूरी करने के बाद दूसरी राइड मिलने में जो आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, उस समय का उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, जबकि वो उस समय भी काम के लिए उपलब्ध है, ऐप पर ऑनलाइन है। वो दरअसल काम पर ही हैं, लेकिन उसकी गिनती नहीं हो रही। एग्जैक्टली। लेकिन कंपनियां अक्सर ये दलील देती हैं कि वो तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो काम देने वाले और काम करने वाले को मिलाती हैं, वो नियोक्ता या एम्प्लॉयर हैं ही नहीं। इस ग्रे जोन के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल है, और यहीं पर भारत का जो लीगल फ्रेमवर्क है, हमारा कानूनी ढांचा, वो इस नई हकीकत से पीछे छूटता हुआ नजर आता है। हमारे जो नए लेबर कोड्स हैं वो पहली बार गिग वर्कर को एक कैटेगरी के तौर पर पहचानते हैं, जो एक अच्छा कदम है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो कंपनी की जिम्मेदारी को साफ तौर पर डिफाइन करने से चूक जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात तो की गई है, सामाजिक सुरक्षा की, लेकिन वो अभी भी ज्यादातर कागजों पर है। उसे लागू कैसे किया जाएगा, उसका फंड कहाँ से आएगा, ये सब कुछ बहुत धुंधला है, क्लियर नहीं है। तो ये वर्कर्स एक अजीब सी बीच की स्थिति में फंस गए हैं। बिल्कुल। न तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र ठेकेदार हैं जिन्हें अपनी कीमत तय करने की आजादी हो, और न ही उन्हें वो कर्मचारी माना जाता है जिन्हें कानून का संरक्षण मिले। तो ये तो हुई समस्या की जड़, ये कानूनी ग्रे जोन और वो अदृश्य मैनेजर। ये सुनकर तो काफी निराशा होती है। पर क्या स्रोत हमें सिर्फ अंधेरे में ही छोड़ देते हैं या कोई रास्ता भी दिखाते हैं? क्या इस उलझी हुई स्थिति का कोई समाधान मौजूद है? अच्छी बात यही है कि स्रोत सिर्फ समस्या की चीरफाड़ नहीं करते, बल्कि बहुत ठोस और व्यावहारिक समाधानों का एक खाका भी पेश करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों में आजमाया जा रहा है। ये जानना दिलचस्प होगा। तो क्या है वो समाधान? स्रोतों में दिए गए समाधानों को हम बेसिकली 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कमाई में स्थिरता और निष्पक्षता लाना। ठीक है। दूसरा, उस अदृश्य मैनेजर को जवाबदेह बनाना। और तीसरा, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना जो आज के दौर के काम के लिए बना हो। ओके, तो पहले पॉइंट पे आते हैं, कमाई में स्थिरता। इसका क्या मतलब है? इसके लिए जो सबसे ठोस सुझाव है वो है फ्लोर अर्निंग्स फॉर्मूला का। फ्लोर अर्निंग्स फॉर्मूला? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हर वर्कर के लिए एक न्यूनतम कमाई की गारंटी हो जो सिर्फ डिमांड सप्लाई पर आधारित न हो। ये फॉर्मूला इस बात का हिसाब रखेगा कि वर्कर ने कितना समय काम पर लगाया, कितनी दूरी तय की, और इस दौरान उसका पेट्रोल और मेंटेनेंस पर कितना खर्च आया। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी दिन उसकी कमाई एक तयशुदा लेवल से नीचे न गिरे, चाहे एल्गोरिदम कुछ भी तय करे। ये उससे उस रोज की अनिश्चितता से बचाता है। मतलब ये एक तरह का मिनिमम वेज है, लेकिन गिग वर्क के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और दूसरा पॉइंट, अदृश्य मैनेजर को जवाबदेह बनाना। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने रखा गया है। एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी मतलब एल्गोरिदम की जवाबदेही? जी, इसका मतलब है कि कंपनियों को कानूनी तौर पर कुछ चीजें साफ करनी होंगी। उन्हें बताना होगा कि काम का बंटवारा किस आधार पर होता है, किसी को कम काम क्यों मिल रहा है, और पेनल्टी या अकाउंट सस्पेंशन के पीछे क्या ठोस कारण है। और सबसे जरूरी, अगर किसी वर्कर को लगता है कि सिस्टम ने उसके साथ नाइंसाफी की है, तो उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। किसी इंसान के सामने, ना कि किसी चैटबॉट के सामने। बिल्कुल। एक तय समय सीमा के अंदर सुनवाई और अपील की एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि पारदर्शिता के बिना तो भरोसा बन ही नहीं सकता। और तीसरा समाधान, सुरक्षा कवच। यहाँ पर 2 बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज दिए गए हैं। पहला है पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट। पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आज एक वर्कर उबर के लिए काम कर रहा है, कल स्विगी के लिए और परसों किसी और प्लेटफॉर्म के लिए। पोर्टेबल अकाउंट का मतलब है कि ये सभी कंपनियां उसके स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए एक ही सेंट्रल अकाउंट में अपना योगदान डालेंगी। अच्छा। ये खाता वर्कर का होगा, कंपनी का नहीं। अगर वो कंपनी बदलता भी है तो ये सारे फायदे उसके साथ चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपका मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाता है। वाह, ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। इससे किसी एक कंपनी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा आइडिया है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता देना। मतलब यूनियन बनाने का अधिकार। हाँ, एक तरह से वही। इसका सीधा सा मतलब है एकता में शक्ति। अगर एक ड्राइवर कंपनी से बात करने जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगर 1000 ड्राइवर मिलकर एक यूनियन या परिषद के जरिए अपनी बात रखें तो कंपनी को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। स्रोत सुझाव देते हैं कि हर प्लेटफॉर्म के लिए वर्कर परिषदों को कानूनी मान्यता दी जाए, ताकि वो नीतियां लागू होने से पहले मैनेजमेंट के साथ बैठकर बातचीत कर सके, ना कि नुकसान होने के बाद सिर्फ विरोध प्रदर्शन करें। सही बात। ये शक्ति के संतुलन को सही मायने में बराबर लाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ पैसों की भीख मांगने की बात नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन करने की बात है, ताकि टेक्नोलॉजी की तरक्की का फायदा कुछ लोगों तक ही सीमित न रह जाए। आपने एकदम सही समझा। ये वर्कर्स को सिर्फ लाभार्थी बनाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें इस सिस्टम में एक एक्टिव और सम्मानित भागीदार बनाने की बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि गिग वर्कर्स की ये हड़तालें सिर्फ वेतन के लिए एक लड़ाई नहीं है, ये भारत के श्रम मॉडल के भविष्य के लिए एक अलार्म है, एक वेकअप कॉल है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, कर्मचारी और स्वतंत्र ठेकेदार के बीच की जो पुरानी मोटी लकीर थी वो अब धुंधली पड़ चुकी है। हाँ, वो लकीर अब लगभग मिट चुकी है और अपर्याप्त साबित हो रही है। और स्रोत का जो अंतिम विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। ये श्रमिक टेक्नोलॉजी के दुश्मन नहीं है, वे जानते हैं कि ऐप से उन्हें काम मिल रहा है। वो बस ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रगति की कहानी में सम्मान, पारदर्शिता और निष्पक्षता ये शब्द भी जोड़े जाएं। और ये कहानी सिर्फ उन कुछ लाख ड्राइवर्स या डिलीवरी पार्टनर्स की नहीं है, ये हम सभी की कहानी है, क्योंकि काम का भविष्य ऐसा ही होने वाला है जहां हम सब किसी न किसी तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम कर रहे होंगे। और इसी मोड़ पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। एम्प्लॉई और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों शब्द औद्योगिक युग की देन है, जब काम करने की जगह और समय तय होता था। टेक्नोलॉजी ने काम की एक बिल्कुल नई श्रेणी बना दी है, जो इन दोनों पुराने बक्सों में ठीक से फिट नहीं होती। हम एक नए खिलाड़ी को पुराने नियमों से खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और नतीजा हम सबके सामने है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आगे का रास्ता क्या हो। हाँ, और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे तकनीक हमारे काम करने के हर पहलू को बदल रही है, क्या हमें कर्मचारी और स्वतंत्र ठेकेदार जैसी पुरानी परिभाषाओं को छोड़कर काम की एक तीसरी नई श्रेणी बनाने पर विचार नहीं करना चाहिए? एक ऐसी श्रेणी जो आज की हकीकत को दर्शाए और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में होने वाली तरक्की हर किसी के लिए सम्मान और सुरक्षा लेकर आए, न कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुनाफा।